हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी। हम हमेशा जो सक्सेस होता है, जो मंजिल होती है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो जर्नी रही है, जो सफर रहा है मंजिल तक का, उसको सेलिब्रेट करना और भी जरूरी है। आज हम एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी को इस इंटरव्यू सेशन में सेलिब्रेट करेंगे। वैभव रावत जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल की है, एंड ही इज ऑल सेट टू ज्वाइन इंडियन फॉरेन सर्विसेज। स्वागत है वैभव जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू। वैभव जी, ये जो जर्नी रही है यूपीएससी सीएससी 2020 विद एआईआर 25, और आप जल्द ही इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनने वाले हैं। अब ये जो मैं चाहती हूँ जो जर्नी है उसको आप थोड़ा सा बताएं, कब से ये शुरुआत हुई इस जर्नी की। यूपीएससी की तैयारी तो मैंने 2018 से शुरू करी थी। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। उससे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का सोचा मैंने। जब मैं कॉलेज में था तब मुझे लगता था एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। उससे पर कुछ टाइम मैं 1 साल मैंने जॉब किया एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में, सैमसंग में। और वहाँ से तब मैंने डिसाइड किया 1 साल जॉब करने के बाद कि अब मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है टू गेट इनटू इंडियन फॉरेन सर्विस। वैभव जी, जब भी हम किसी जर्नी की शुरुआत करते हैं तो जो राइट रीजंस रहते हैं वो होना बहुत जरूरी है, और आपके पास यू ऑलरेडी डिसाइडेड इट कि इंडियन फॉरेन सर्विस में ही होना चाहिए। तो व्हाट वर ऑल द फैक्टर्स दैट मोटिवेटेड यू फॉर दिस जर्नी? बेसिक ये एक कोशिश थी कि एक ऐसा कुछ प्रोफेशन हो जो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, जिसके अंदर तो टू टर्न अ हॉबी इनटू अ प्रोफेशन। मुझे अगर आप मुझे छोड़ देंगे एक कमरे में अकेले, तो अब अगर आप 1 घंटे बाद आएंगे तो शायद मैं उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो वैसा मेरी एक कोशिश थी, आर्टिफिशियली ये करियर बनाने की बजाय मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ पे मैं नेचुरली इंटरेस्टेड हूँ। तो इसलिए इंडियन फॉरेन सर्विस पे मैं स्टम्बल किया इंटरनेट सर्च से। और दूसरी चीज़ ये, हमेशा से जब मैंने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तब भी मेरे मन में यही था कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं इंडिया लेवल पर कुछ कर पाऊँ, कुछ इंडिया को रिप्रेजेंट करना। किसी भी तरीके से बचपन में तो क्रिकेट लगता था, क्रिकेटर बन जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बट वो बहुत मुश्किल था, शायद इसलिए फिर नहीं किया। तो तो यही था। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था तो वो वॉइड था ज़रूर मन में कि जो मैं कर रहा हूँ वो इतना सिग्निफिकेंटली डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। तो उस वो सब कंडीशंस को सोचते हुए मुझे लगा इंडियन फॉरेन सर्विस, अगर आप देखें इंडिया लेवल पर एक ही ऐसा सर्विस है, आईएएस क्यों नहीं बने या बाकी सर्विसेज क्यों नहीं, तो इंडिया लेवल पर एक कैडर है जो प्रोफेशनली यही काम करता है, जो जो नेशनल लेवल पर सोचता है। तो इसीलिए इंडियन फॉरेन सर्विस। You have shared all the right reasons to join the foreign services, और यूपीएससी के लिए क्या सही मोटिवेशन होना चाहिए। 2017 में आपने आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आपने 1 साल जॉब किया। तो हमेशा ये जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स रहते हैं, एक डिलेमा रहता है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही दे शुड राइट द एग्जामिनेशन, या फिर आपने जैसे 1 साल जॉब किया वैसे करना चाहिए। दोनों ही सिनारियो में व्हाट डू यू थिंक? मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बार देखना चाहता था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे काम होता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब मुझे से उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं एंजॉय करता था वो काम। पर वो मुझे ज़रूर लगता था कि शायद सिविल सर्विस में ज़्यादा एंजॉय करूँगा। तो जब मुझे वो कन्फर्म मेरे दिमाग में आ गया कि इसका जो पुल है वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, फॉरेन सर्विस का पुल, रादर देन दी जो पुश हमें मिलता है कि कुछ भी हम करने जाते हैं उसका। तो वो मेरा पुल जब ग्रेटर हो गया पुश से, तब मैंने डिसाइड किया। तो इनिशियली अगर किसी के मन में पहले से ही कोई सिविल सर्विस में किसी के फैमिली में कोई हो, जानते हो, तो शायद आपको पहले से पता हो। मेरे फैमिली में तो कोई नहीं था, तो इसीलिए मुझे तो अपने आप से डिसाइड करने में थोड़ा वक्त लगा। पर जिनको पहले से पता होगा तो वो शायद जल्दी एंटर कर सकते हैं सर्विस में। ये बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन है। अब हम थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहेंगे। पहले अटेम्प्ट में भी आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे, लेकिन यू शॉट ऑफ 30 मार्क्स टू मेक टू द फाइनल लिस्ट। बस बट इस बार नॉट ओनली यू मेड टू द लिस्ट, बट आप रैंक 25 के साथ इस होली पीडीएफ में अपनी जगह बना पाए। तो शुरुआत में स्ट्रैटेजी की इसी से करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स रहे हैं पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट तक? शायद वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम ही है कि मेन एग्जामिनेशन जब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था तो इतनी मेरे मन में क्लैरिटी नहीं थी कि एक सिविल सर्वेंट का रोल क्या होता है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करूं।
तो इस बार वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज आया, और उसका काफ़ी हद तक आई थिंक क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू जब दिया तो उस प्रोसेस से जब मैं पूरा मैंने देख लिया प्रोसेस, तो मैं समझ पाया कि शायद ये है जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस बार मेरा प्रोसेस पे फोकस था कि इस तरीके से मैं अपने आप को उसी तरीके का पर्सन बनाऊं जिस तरीके का सिविल सर्वेंट वो देखना चाह रहे हैं मुझ में। तो रैंक 25 आ गया। आपने जैसे भी मेंशन किया कि प्रोसेस आपने अच्छे से समझा और क्या डिमांड करता है एग्जामिनेशन, तो मैं इसमें थोड़ा सा और इलाबोरेटली बात करना चाहूंगी कि आपने क्या समझा, ताकि आप जो एस्पिरेंट हैं उनको भी अपने एक्सपीरियंस से समझा पाए। देखिए, ये एग्जामिनेशन एक तरीके का पर्सनालिटी टेस्ट है शुरू से लेके अंत तक, और वो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस GS4 का सिलेबस का ही हिस्सा है, उसमें मिल जाएंगे कि वो किस तरीके का पर्सन आपको देखना चाहते हैं। वो अगर आप सोचें कि एक स्टेट मशीनरी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोफेशनल्स वो हायर करना चाहते हैं, इंडियन यूथ, इंटेलिजेंट इंडियन यूथ, जो कि देश के बारे में सोचते हो, जो देश की प्रॉब्लम्स को समझते हो, और उनके बारे में कंस्ट्रक्टिव तरीके से कुछ उसको सॉल्व करने की इच्छा रखते हो। और उसकी कुछ कुछ बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे कि आप में एम्पैथी होना चाहिए, आप दूसरे का पर्सपेक्टिव सोच सकें। आप में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि फैक्ट पे बात करता हो, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। तो ये सब ट्रेट्स अपने अंदर डाले, अपनी पर्सनालिटी में ही डाले, और वो आंसर्स में रिफ्लेक्ट करने की भी प्रैक्टिस करी कि किस तरीके से मैं एग्जामिनर को कन्विंस करूंगा कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ। तो वो चेंज मुझे लगता है बड़ा चेंज था फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में। क्या क्या ट्रेड्स, क्या क्वालिटीज आपसे यूपीएससी डिमांड करता है, उसको आपने समझा और उसको बेहतरीन तरीके से इंक्लूड भी किया। अगर हम पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट तक ये जो प्रोसेस में किस तरीके से बदलाव आपने लाए, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक, अगर उसकी बात करें तो। प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी सेम था, क्योंकि पिछली बार भी प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। उसका एक ही तरीका है, आप ज़्यादा जो सब लोग करते हैं आप वही करिए। आपको इंटेलिजेंट गेसिंग ज़रूर करनी होगी, और फर्स्ट बेसिक आपको मेहनत तो करनी ही होगी, आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, उन्हें रिवाइज करना है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और वो फैक्ट्स एक्चुअली ऐसे हैं कि आप बार बार जब बुक पढ़ लेंगे 4-5 बार तो आपको नेचुरली याद भी हो जाएंगे। उस पर आप टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उस 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका आपको बनाना होगा अपने लिए। तो वो ही प्रोसेस था प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए। और दूसरी बार जब मैंने प्रीलिम एग्जामिनेशन लिखा तो मेरे को मन नहीं होता था प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने का ही, क्योंकि आपको फिर से सेम चीज़ पढ़ने का मन कभी नहीं होता है। एज अ पर्सन आप चाहेंगे कि हम हमेशा ग्रो करते रहें। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा हर चीज़ नई नई थी, सीखने को मिलता था तो अच्छा लग रहा था। बट प्रीलिम एग्जामिनेशन इसी सोच से दिया कि बस मेन एग्जामिनेशन लिखने का एक मौका चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ था, तो उसमें मैं चाहता था कि मैं इस बार अच्छे से अपना बेस्ट दे दूं। तो मेन एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा नया तरीका बनाया था मैंने, और वो तरीका साइकिल्स में था कि मैं फर्स्ट रीडिंग अपनी सिर्फ नोट्स कंपाइल करूं, किसी जगह से ही उठाए जाएं, किसी टॉपर से लिए जाएं, अगर मेरे पास वो नोट्स अच्छे नहीं हैं तो कहीं ऑनलाइन रिसोर्स से लिए जाएं, और फिर एक कंप्लीट सेट बना लिया जाए कि ये मेरे बेसिक ब्लॉक हैं, और उससे राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाए हर टॉपिक पे मेन एग्जामिनेशन की। उसका टेस्ट दिया। टेस्ट देकर समझ में आया कि अच्छा, इस तरीके से शायद प्रेजेंटेशन में कुछ कुछ चेंजेस करने थे, इस पर्टिकुलर आंसर में इस तरीके से इस बात को लिख सकते थे। जब सेकंड साइकिल दिया तो अपने स्ट्रक्चर को अच्छा किया, अपने आर्टिकुलेशन को अच्छा किया, पॉइंट्स को। और जब थर्ड साइकिल जब मैंने टेस्ट के दिए, तो मैंने करंट अफेयर्स, जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है, अच्छी अच्छी कमिटी रिपोर्ट्स, उनको याद करके दिया टेस्ट। तो मैं अपना इस तरीके से साइकिल्स में मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया मेन एग्जामिनेशन के लिए। और फाइनली जब मेन एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले मैंने मेंटली मैं रेडी था कि मेरे को अब सब पता है, स्ट्रक्चर मुझे पता है, मैं किस तरीके से अप्रोच करूंगा क्वेश्चन को, मुझे क्या लिखना है पर्टिकुलर एरिया में, अगर इंट्रो क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। जरूरी नहीं है पेपर पे हो, मेरे दिमाग में जरूर थे कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। तो वो मेंटली मैं इस बार प्रिपेयर्ड था। आपने जैसे बताया कि मेन एग्जामिनेशन को आपने साइकिल में प्रिपेयर किया, और अगर हम यूपीएससी सीएससी की बात करें, जो मेन फोकस ऑफ लेवल होता है वो मेंस ही होता है। किस तरीके से अपने आप को ये जो साइकिल आपने बताया टाइमलाइन में कैसे डिवाइड करना है, स्पेशली जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे, या फिर वन वर नॉट वेरी अवेयर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी ऑफ योर्स, साइकिल में किस तरीके से अपने आप को ढालना है। मेरी कोशिश ये थी, पिछले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एथिक्स में स्कोर कम था, एंड मेरे 111 थे, एंड गुड स्कोर वाज अराउंड 140 प्लस। तो मैं 30 मार्क्स एथिक्स में ही शॉर्ट था। इस बार मेरे को एथिक्स इंप्रूव करना था, तो मैंने शुरुआत वहाँ से करी। मैंने एक बेसिक बुक उठाई, DK बालाजी सर की एथिक्स की एक बुक आती है, वो मैंने पढ़ी। उसमें थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दिया था। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में समझा, और उस बुक से मुझे काफ़ी हेल्प हुई ये चीज़ समझने में कि एक सिविल सर्वेंट किस तरीके से चीज़ों के लिए
अपने ओपिनियंस रखते हैं, किस तरीके से वो आर्टिकुलेट करते हैं, क्या उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो वो पढ़ा। उसके बाद मैंने ऐसे के लिए अपना तैयार किया कि मुझे ऐसे का मेथड क्या होना चाहिए। फिलोसॉफिकल एसेस में मुझे मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इस बार मैंने फिलोसॉफिकल एसे के लिए भी एक स्ट्रक्चर सोचा कि इस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं। ये काम प्रीलिम रिजल्ट से पहले मैंने खत्म कर दिया था। जब प्रीलिम रिजल्ट आया तो मैंने टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करा, और टेस्ट सीरीज के हिसाब से मैंने कोशिश मेरी ये थी कि जिस दिन टेस्ट शेड्यूल्ड है उस दिन मैं टेस्ट दे दूं। ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आप ऑप्शनल का टेस्ट भी देना है, एथिक्स का मैंने अलग टेस्ट सीरीज लिया, जीएस का अलग टेस्ट सीरीज था, ऐसे का अलग टेस्ट सीरीज था। तो कोशिश ये थी, और फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना टाइम टेबल मैंने सेट किया। और साइकिल्स ऐसे थे कि जिस दिन भी मुझे टेस्ट देना है तो उससे 3-4 दिन पहले से मैं उसका रिविजन स्टार्ट करता था। और नेक्स्ट एटलीस्ट, क्योंकि 10 या 11 डेज लग जाते हैं एक कॉपी को आपको रिसीव होने में, मैं घर से ही तैयारी कर रहा था तो ऑनलाइन स्कैन करके भेजता था, तो 10-11 डेज लगते थे उनको वापस मुझे फीडबैक रिसीव होने में। तो फिर नेक्स्ट टेस्ट उसका प्लान करता था कि मैं एटलीस्ट 15 डेज बाद दूंगा, तो फिर फीडबैक भी इंक्लूड कर लूंगा। तो इस तरीके से प्लानिंग करा। 10 डेज लास्ट के फ्री रखे थे कि टेस्ट नहीं दूंगा, सिर्फ रिवाइज करूंगा। और रिविजन भी उसी तरीके से होगा कि मैं नहीं सोच रहा कि एग्जामिनेशन में मुझसे क्या पूछा जाएगा, कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, जो भी पढ़ा है सब रिवाइज कर लेंगे, ताकि बस एग्जाम में ही कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने पढ़ा तो था, लास्ट एक बार रिवाइज कर रखा है। वैभव, आपने जैसे अभी मेंशन किया कि आपने अपने माइंड को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा था कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको स्ट्रक्चरिंग पता है, यू नो हाउ यू हैव टू ऐड द पॉइंट्स। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए। ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मटेरियल बहुत रेडली अवेलेबल है। इनफैक्ट प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, आपको बहुत सारे सोर्सेज से बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिल जाता है, आप सब उनको याद करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। और फिर क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्टली वैसा तो नहीं आएगा जिस तरीके से आपने पढ़ा है, तो हम वो लिखने की एक टेंडेंसी बन जाती है जो हमें याद किया है, तो हम नोट्स ही रिपीट करने लगते हैं रादर देन आंसरिंग द क्वेश्चन। तो ये चीज़ टेस्ट सीरीज के थ्रू ही मैंने समझी थी कि मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे पर्सनली आती हैं, कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों गलत समझा। जब मैं फीडबैक लेता था तो मैं ये देखता था कि मैंने क्या सोचा था और मैंने क्यों लिखा ऐसा, और फिर मैं देखता था अच्छा इन्होंने ये सोचकर ऐसा लिखा, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप को ऐसे एक नोटिस देता था कि अब ये गलती नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम मैं इसको ध्यान से समझूंगा, ये क्वेश्चन है। तो उस क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन को समझना था। मेरा प्रोसेस ऐसा रहता था क्वेश्चन के लिए कि जैसे फर्स्ट मैंने रीडिंग में क्वेश्चन पढ़ा, मैंने ये समझा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसका एसेंस क्या है, उसका क्रक्स क्या है। सेकंड बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता था और ये देखता था कि इसकी स्ट्रक्चरिंग अब कैसे होगी, क्या क्या चीजें एग्जैक्टली मुझसे पूछ रहे हैं, व्हाट पूछ रहे हैं, हाउ पूछ रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चरिंग दिमाग में बना लेता था, और उसके बाद फुल टाइम रन टाइम के अंदर ही मैं आंसर कर रहा होता था। पॉइंट्स अपने आप जनरेट होते थे, मैं अपने नोट्स की तरफ नहीं दिमाग को लेके जाता था कि नोट्स में क्या था, अंडरस्टैंडिंग से ही आंसर करता था। और इस चीज को डर भी लगता था क्योंकि क्या पता मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। नोट्स लिखते वक्त एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है, पर ये शायद आई थिंक ये करेज से ही थोड़ा अलग भी लगा होगा आंसर, तो प्रोबब्ली एक फैक्टर हो सकता है। वैभव, ये आपने भी चीज मेंशन की थी, और हमने ये भी एग्जामिनेशन को अगर एनालिसिस करें तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। आप किस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो मेंस में हो चाहे इंटरव्यू में हो। अब जब मेंस का एक आंसर क्वेश्चन आता है तो कहते हैं ना, समझें कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफिसर मेंटालिटी आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करनी है। तो ये चीज कैसे ग्रेजुअली डेवलप हो सकती है कि क्यों ये क्वेश्चन है और किस तरीके से कनेक्ट करना है, और अगर कोई ऑफिसर होता तो वहां कैसे सोचता। ये आई थिंक विद टाइम, आप जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आप सोचें, आप नेशनल लेवल पर सोचें, इस तरीके से सोचें कि आप न्यू दिल्ली में बैठे हैं और आपको ये कंट्री गवर्न करनी है, द कंट्री कॉल्ड इंडिया, जो इतना बड़ा कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग चैलेंजेस हैं। आप उसको पैरोकियल नजरिए से ना सोचें, किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के ओपिनियन के हिसाब से ना सोचें। आप इस तरीके सोचें कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको ये गवर्न करना है। अब गवर्न करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है ऑफ द डे आप उसी तरीके से सोचेंगे। आपको बेस्ट गवर्निंग प्रिंसिपल्स का यूज करके उसको गवर्न करना है। और हमारा डेमोक्रेसी में इंक्लूसिविटी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन जरूर पता होना चाहिए, उसको आप एड्रेस करेंगे अपने आंसर में। पर आप ओपिनियंस नहीं लिखेंगे, आप फैक्ट्स लिखेंगे, आप इंफॉर्मेटिव आंसर लिखेंगे, रादर देन आप न्यूज़पेपर में जो लैंग्वेज यूज होती है उसका यूज नहीं करेंगे, आप ब्यूरोक्रेटिक तरीके से उसका आंसर करेंगे। और आप एक फाइनली कंस्ट्रक्टिव चीज बता के जाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर, मुझे ऐसा पर्सनली मेरा ओपिनियन ये था कि एग्जामिनर 60 ईयर ओल्ड
प्रोफेसर्स होंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे देश का जो यूथ है वो कितना अवेयर है, कितना सोचता है, वो एक सूटेबल सिविल सर्वेंट बन सकता है। तो उसको उस चीज के लिए आपको एक बार वो इंटेलिजेंस, एकेडमिक इंटेलिजेंस, थ्योरेटिकल नॉलेज दिखाना होगा, और आपको साथ साथ एक ऑप्टिमिज्म भी दिखाना होगा कि हाँ, हम इस कंट्री के लिए एक सूटेबल सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। इस पेपर से रिफ्लेक्ट करना होगा। तो ये सोच मेरी रहती थी ऐसे क्वेश्चंस के लिए। मैं एक बार जो वैभव ने चीज बोली उसको मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि यू हैव टू टेक ओपिनियंस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। आपको पढ़ना है, लेकिन जब पेपर हो तो आपको फैक्ट्स लिखना है, ना कि अपने ओपिनियंस। वैभव, कंटिन्यूस रीडिंग से कई बार होता है कि यू डेवलप सम ओपिनियन। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हो सकता है यू गिव योर ओपिनियन। सो हाउ टू बैलेंस बिटवीन गवर्निंग प्रिंसिपल एंड योर ओपिनियन व्हाइल गिविंग एन आंसर इन इंटरव्यू? Interview में probably you should answer only what is asked. You have to listen to their question very carefully. If they are asking you something, what do you think? Then you have to reflect on what you think and what is based upon your own values. And if they are asking what is this happening, then you have to think about different stakeholders, what they are saying, what government of the day is saying. So you have to answer the question. You have to listen to the question and answer it accordingly it is asked. लेकिन जैसे कई बार अभी हमने भी मेंशन किया कि अगर क्वेश्चन आपके ओपिनियन से रिलेटेड है, आपका जो ओपिनियन है शायद बोर्ड का वो ओपिनियन ना हो, तो अपने आंसर को फिर कैसे बैक करना है, जो पॉइंट आपने मेंशन किया उसी को और फैक्ट्स के साथ वहां प्रेजेंट कर देना है, और कितने देर तक यू हैव टू बैक विथ योर पॉइंट्स? I don't think interview is a different setting where you don't have to justify yourself for too long. Neither they are looking for facts, because anyway आपको उनसे ज़्यादा facts पता होंगे, वो ये बात जानते हैं। आप प्रिपेयर करके आ रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मटेरियल पढ़ेंगे, इतने सारे फैक्ट्स याद करेंगे। They are looking for a person who is again suitable for a for being a civil servant. So they must be confident in what they think, what is the right thing. So they might challenge you in the other direction. Then you have to if you are completely wrong, again it is we cannot generalize anything, but if you are completely wrong then you might have to change your opinion. और किस तरीके से आपके शायद ओपिनियन मैच ना करें, पर उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप ये ना सोचें कि वो चाहते हैं कि आप कन्वर्ज कर जाएं हमसे, ऐसा नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं आप कितने रीजनेबल इंसान हैं। तो आप जिस रीजन देंगे, क्या वो रीजन एक्सेप्टेबल रीजन है, या वो बहुत ही ट्रिवियल रीजन आप दे रहे हैं, या फिर शायद वो रीजन इनवैलिड है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास उसका रीजन होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कहना चाहते हैं। Vaibhav, we have discussed in length about different important facts related to UPSC CSE, and I guess वो बहुत जरूरी था। जो ब्रिज है शायद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में, और ये जो सिंपल पॉइंट्स शायद मिस कर जाते हैं लोग वो बात करने में। वैभव, आपसे हमने बात की। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस एंड स्पीकिंग ऑन दीज स्मॉल डिटेल्स जो शायद आपका नाम लिस्ट में है और नहीं है, एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हम सेशन के एंड में हैं, कुछ फाइनल टिप्स आप सभी एस्पिरेंट्स को देने चाह रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा सारे एस्पिरेंट्स को कि आप पहले ये एग्जामिनेशन को समझें। अगर इसको आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली आप इसको इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन भी नहीं मानेंगे, और आप इसको सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को उसी तरीके से ग्रो करेंगे। इवेंचुअली ये एग्जामिनेशन, जैसे कि डिस्कस किया, पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। और ज़रूर है कि आपको चैलेंज होगा, कंपटीशन है, तो आपको एक स्ट्रेस होगा, बट उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली लें। इतना स्ट्रेस ना लें कि आपकी हैप्पीनेस खत्म हो जाए प्रोसेस में। खुश रहें, ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें जो आपको मदद करता हो पर्सनली ग्रो करने में और एग्जामिनेशन को भी अच्छे से देने में। Thank you so much, Vaibhav ji, for joining us and speaking to us. The entire team wishes you good health and good luck for your journey ahead. I want to thank Study IQ for giving me this platform. You guys are doing a wonderful job with your current affairs program and everything of your YouTube channel. I also used to watch it sometimes, and I think it really helps people gain the right perspective. Thank you. Thank you so much.